नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जिस तेजी से कोरोना के खिलाफ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। साथ ही साथ जिस तरह से भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को मैनेज किया उसकी भी हर जगह तारीफ हो रही है। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ और कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर एस शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और आमंत्रित करने के लिए। जी, अगर हम कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इतनी बड़ी आबादी के लिए कोविन जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना कितनी बड़ी चुनौती होगी ये तो सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने न केवल इसे मुमकिन किया बल्कि समय समय पर इसमें नए फीचर्स भी जोड़े हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। क्या आने वाले समय में और भी कुछ नए फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये हिंदुस्तान जितने इतने बड़े विविधतापूर्ण वाले देश के लिए कोई भी सिस्टम बनाना, इसका मतलब है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बनना चाहिए वो सिस्टम जो है जन केंद्रित होना चाहिए, लोगों को इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए और साथ साथ विभिन्न भाषाओं में होना चाहिए। डिजिटल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए से उसकी वजह से ऐसा ना हो कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है केवल वही उसका इस्तेमाल कर सकें, बाकी लोग उससे छूट जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके जो सॉफ्टवेयर बनाया गया और जिसके लिए हम लोगों ने काम किया। एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कोई स्टैटिक सिचुएशन नहीं है। जब शुरुआत हुई थी 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उस वक्त से लेके अब तक बहुत सारे परिवर्तन हुए, नियम बदले। पहले 60 वर्ष के लिए था, फिर 45 वर्ष से ऊपर के लिए था, 18 वर्ष से ऊपर के लिए है। पहले अलग अलग जगहों पर हो रहा था। पहले कुछ गैप्स में अंतर था। कोविशील्ड के लिए पहले 28 दिन का गैप था, फिर बाद में रिसर्च के बाद उस गैप को 12 से 16 सप्ताह किया गया। और उसी तरह से लोगों को जब विदेश यात्रा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा पासपोर्ट को भी लिंक करना है, तो हमने पासपोर्ट के लिंक की सुविधा भी हुई। तो बेसिकली हमारा प्रयास यही रहा है कि जैसी जैसी लोगों की आवश्यकता हो उसके अनुरूप हमें सॉफ्टवेयर के को ढालना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और यही काम हमने शुरुआत से लेकर अब तक किया है। अभी भी जो आपने पूछा नए उसके लिए, तो नए जो सुझाव लोगों से मिलेंगे और जो लोगों की आवश्यकताएं होंगी उस आवश्यकता के अनुसार हम इसको परिवर्तित करेंगे। जी सर, अगर हम कोरोना से पहले की बात करें तो हमारे देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने को लेकर बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता नहीं थी। हालांकि अब तो बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं। क्या जब आपने कोविन प्लेटफॉर्म की कल्पना की थी और उसे बनाया था तब आपने सोचा था कि ये इतना सफल रहेगा? देखिए, कल्पना करने का तो समय ही नहीं मिला हम लोगों को। जी एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जी जनवरी को शुरुआत की उसकी और हम लोगों ने जनवरी के शुरुआत से इसको बनाना शुरू किया, तो बहुत वक्त हमको नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों का पहले का बहुत अच्छा अनुभव है। आधार बनाया हमारे देश में, और आधार में आप जानते हैं कि 130 करोड़ लोगों के पास इस देश में आधार है आज। और आधार के ऑथेंटिकेशन के माध्यम से हम लोग राशन को देने के अलावा मोबाइल सिम को देना, मोबाइल बैंक अकाउंट खोलना, 50 तरह के काम हम लोग करते हैं इस तरह से आधार के माध्यम से। तो आपको आश्चर्य होगा कि 5700 करोड़ 5700 करोड़ बार आधार का ऑथेंटिकेशन हो चुका है इस देश में। उसी प्रकार से पेमेंट सिस्टम जब हमने बनाया तो यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है, पिछले महीने अक्टूबर में हम लोगों ने करीब करीब 426 करोड़ यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स किए एक महीने में, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सिस्टम के सबसे बड़े ट्रांजेक्शन से ज्यादा होंगे। तो हिंदुस्तान ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल पब्लिक गुड्स, जो बहुत स्केलेबल रहे हैं। इसलिए हम पूरा कॉन्फिडेंट थे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट निश्चित रूप से अपना काम करेगा और अपना जो स्केलेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम लोग उसको पूरी कर सकें।
जी। सर, अब जो वैक्सीनेशन में अगला फेज है, वो बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करना है। तो इसके लिए क्या हमें ऐप में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कुछ तैयारी इसको लेकर के अभी की जा रही है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि पॉलिसी हैज टू डायरेक्ट टेक्नोलॉजी। जी। जो नीति है, नीति निर्धारण महत्वपूर्ण चीज है और उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी को बदलना चाहिए। तो जैसे जैसे नीति आती जाएगी, जैसे मैंने बताया ना, शुरुआत में नीति थी कि भाई हम लोग 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को करेंगे, फिर 45 से 60 वर्ष को मॉर्बिडिटी हुआ, फिर 18 वर्ष हुआ। तो ये सारे परिवर्तन होते रहेंगे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, केवल ये कॉन्फ़िगरेशन की समस्या है। और कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटे समय में, मतलब कई मिनटों में, कुछ मिनटों में ही काम हो सकता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जो भी नियम आएगा, वो नियम का पालन हम लोग कर पाएंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये अलग बात है कि नियम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जी। आपने बच्चों के वैक्सीनेशन की बात कही, तो वो बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो नेगवैक और उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी, वो तो एक अलग मुद्दा है, इसलिए। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जहां तक कोविड प्लेटफॉर्म का ताल्लुक है, जैसे जैसे नियम बदलेंगे, वैसे वैसे हम प्लेटफॉर्म को बदलते जाएंगे। जी। सर, एक सवाल जो अक्सर उठता रहता है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है कि ओविन कोविन ऐप में बहुत सारा डेटा है और लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी भी है। तो कई बार लोगों को ये चिंता होती है कि क्या वो जानकारी जो वो लोग इस सिस्टम में दे रहे हैं, वो सुरक्षित है या नहीं है? इस पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कोविन जो है मिनिमल जानकारी लेता है। जी। कोविन बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं करता है। जैसे कि कोविन में केवल 3 ही एट्रीब्यूट रहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में: उसका नाम, उसका जेंडर और उसका ईयर ऑफ बर्थ। कब पैदा हुआ, किस साल में, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हम कलेक्ट कर रहे थे पहले। अब क्योंकि इंटरनेशनल पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए डे और मंथ रिक्वायर्ड है, उसको अलग से कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमने अभी कलेक्ट नहीं की है। तो हम लोगों का पहला सिद्धांत तो ये है कि मिनिमल इंफॉर्मेशन कलेक्शन कीजिए। इससे ज्यादा कोई आप हम आदमी का एड्रेस नहीं लेते हैं कि कहाँ रहता है वो। आदमी का केवल मोबाइल नंबर जरूर लेते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि मोबाइल नंबर के माध्यम से हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये ही एक तो पहली बात ये है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन, अच्छा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास जनरेट होती है, वो इन्फॉर्मेशन है कौन सी वैक्सीन लगी, कब लगी, कौन सा डोज लगा, ये जरूर रहता है। तो ऐसी कोई भयंकर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। नंबर वन। नंबर दो, इसका मतलब ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ऐसे ही है, हम उसका कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है, पहले तो कम इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षा का सवाल, कॉन्फिडेंशियलिटी का सवाल, सीक्रेसी का सवाल, सेफ्टी का सवाल, ये सब हम लोगों ने पूरी तरह से उसको देखा हुआ है कि नहीं, हम लोग इंफॉर्मेशन को पूरी तरह सुरक्षित रखें। जी। डॉक्टर साहब, आज दुनिया भर में कोविन प्लेटफ़ॉर्म की तारीफ़ हो रही है, दूसरे देशों के साथ भी इस तकनीक को साझा करने को लेकर के बात हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि अब आने वाले समय में कौन से देशों में इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही हमको कहा, निर्देश दिया कि जो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग ओपन सोर्स करके देशों के साथ गिफ्ट के रूप में हम लोग शेयर करेंगे। जैसे आपको याद होगा, वैक्सीन मैत्री के लिए हम लोगों ने वैक्सीन को भी एक्सपोर्ट किया था शुरुआत में, काफी देशों की मदद की थी हमारे देश ने। तो हमारा देश तो वैसे भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है, रहता है। हमारे पास सारी, हम लोग मदद करना चाहते हैं दूसरे देशों की, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो उसमें बहुत अग्रणी है इस थिंकिंग में। तो उन्होंने हमको निर्देश दिया कि आप इसको ओपन सोर्स कीजिए। तो हम लोगों ने उनकी भावना के अनुसार इसको ओपन सोर्स किया। ओपन सोर्स करके इसका डॉक्यूमेंटेशन बनवाया, और 5 जुलाई को एक ग्लोबल कॉन्क्लेव हम लोगों ने की, कोविन की, बताया कि भाई कैसे साझा करेंगे, और उसमें 140 से ऊपर देशों ने भाग लिया। उसके बाद से अब बहुत से देश आप जानते हैं ऐसे, जहाँ वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ है, जहाँ वैक्सीनेशन मिली ही नहीं है उनको। ऐसे बहुत सारे देश हैं अभी भी, अफ्रीका में है, बहुत सारे अलग देशों में है। तो हम लोग जो है करीब 12 देश, जो हमको जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया है कि 12 देश पाइपलाइन में हैं हमारे पास। और कुछ देशों के साथ तो हम लोगों ने एमओयू साइन कर दिया है, साइन करके हम लोगों ने भेज दिया, उन्होंने भी साइन कर दिया है। उसके बाद जो उनकी व्यवस्था होगी, उसके बाद से डिक्लेयर करेंगे, तो हम भी आपके सामने शेयर करेंगे उसको। तो ये बातचीत का कार्यक्रम जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देता है।
टेक्नोलॉजी का जो कार्यक्रम है बातचीत के आगे, वो कार्यक्रम हम लोग करते जी। सर, हमारे देश में बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बाकी जगहों के मुकाबले में कुछ कम है। क्या कोविन ऐप के जरिए इन इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है? हैं। देखिए, कोविड में सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि आज हमारे पास, क्योंकि एक-एक आदमी का डेटा है और करीब 110 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उन सबका एक-एक का डेटा है। हमारे पास किस सेंटर पे किसने वैक्सीन लगवाई, कब लगवाई, ये डेटा है। कौन-कौन से लोग जिनका सेकंड डोज़ ड्यू है, जिन्होंने नहीं लगवाया, वो डेटा है हमारे पास और टेलीफ़ोन नंबर्स के साथ लोगों का आंकड़ा है। तो इसलिए कोविड के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन कम हुआ है, कौन-कौन से लोग हैं जो लोग सेकंड वैक्सीनेशन के नहीं आए हैं, और ये सारी जानकारी हम राज्य सरकारों के साथ साझा करते हैं और वो राज्य सरकारें उसके हिसाब से कैंपेन अलग-अलग तरीके से चला रही हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास कोई भी क्षेत्र ऐसा न रहे जो जो पीछे रह जाए। आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 1 डेढ़ सप्ताह पहले एक बैठक की थी, 2 सप्ताह पहले, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ करीब 40 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ बैठक की थी, संवाद किया था और उन्होंने उनको सुझाव दिए थे बहुत सारे, किस तरह से वैक्सीनेशन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, इतना बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की है, और लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चाहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे लोग इसमें कवर्ड हों, और उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया, हर घर दस्तक, हर घर जाकर के दस्तक दीजिए और पूछिए कि भाई वैक्सीन लगवाई क्या, वैक्सीन लगवाइए, नहीं लगवाई हो तो, ये सब चीजें हो रही हैं। तो आप निश्चित रहिए कि हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम सारे लोगों को इसमें कवर कर लें। जी। सर, एक वक्त ऐसा आएगा जब सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोविन ऐप का क्या होगा? क्या ये निष्क्रिय कर दिया जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी और रूप में ये हमें देखने को मिले? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लेटफ़ॉर्म बना लिया है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इसको कैसे-कैसे कहाँ इस्तेमाल करें। तो पहला जो यूज़ केस हमको समझ में आता है वो ये है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के लिए हम इसको रिपर्पज़ करें। इसका मतलब हुआ कि जैसे पोलियो के मतलब ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, और बाकी बच्चों को मतलब जितनी भी डिप्थीरिया या और चीज़ों के लिए जो डोज़ दी जाती हैं, उनको हम लोग कैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि तब क्या होगा कि तब किसी भी माध्यम से बच्चे को टीका लगे, तो वो तुरंत हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए। तो हम लोग के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव, हर बच्चेवार उसका अकाउंट होगा, डिजिटल हेल्थ अकाउंट। आप जानते हैं कि हम लोगों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रारंभ किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को। उसमें भी यही है कि भाई हर व्यक्ति का एक मेडिकल जो उसका अकाउंट है, हेल्थ अकाउंट, वो होना चाहिए, तो वो हम लोग जोड़ पाएँगे। दूसरी बात, हम लोगों ने ये सोचा है कि ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन का काम जो है इस देश में अच्छे से चलता है और हम लोग और अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। तो हम लोग जितने ब्लड बैंक्स हैं, जितने डोनर्स हैं, जितने रिक्वायरमेंट वाले हैं, उन सब के लिए एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म कोविन की तरह का इसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसको उस तरह रिपर्पज़ हम करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ें जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे दिमाग में आएँगी। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको एक प्रकार से, उसी प्रकार से आपका आरोग्य सेतु जो ऐप हमारा है, उस हुँ। ऐप को भी हम लोग चाहते हैं कि जो जो हेल्थ अकाउंट का जो चीज़ है, वो हेल्थ अकाउंट का ऐप करें, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स उसमें व्यक्ति रख सके। तो ये भी कोई ऑब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये सारे विचार हैं, जिनको हम लोग कार्यान्वित करने जा रहे हैं। जी। तो सर, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में, जिसके तहत देश भर में लोगों का डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस कदम से हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुँच जाएगी, क्योंकि देखिए हमारे देश में डिजिटल टेक्नोलॉज़ीज़, कनेक्टिविटी के हिसाब से और प्लेटफ़ॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्रांति हम लोगों ने की है, काफ़ी अच्छे कदम हम लोगों ने उठाए हैं। तो हम लोग अब ये चाहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉज़ीज़ की मदद से जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उनको हम
यूबिक्विटस करें, सब जगह पहुंचाएं, एक्सेसिबल करें, अफोर्डेबल करें, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करें। जैसे मान लीजिए कंसल्टेशन करना है तो डिजिटल कंसल्टेशन के माध्यम से आप इस प्रकार से मैं और आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, उसी तरह से बात लोग कर सके अपने डॉक्टर्स के साथ। और उसके बाद जब मतलब तो ये ट्रेवल करने का झंझट खत्म हो जाएगा, तो लोगों की कॉस्ट बचेगी। लोग आकर के दिल्ली में धर्मशाला में पड़े रहते हैं एम्स में जाने के लिए, तो वो सब चीज कम होगी। तो आइडिया यही है कि किस प्रकार से हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉस्ट में कमी लाएं, बेहतर करें, डिजिटल रिकॉर्ड्स करके कोशिश करें कि आदमी की बार बार उसको ब्लड टेस्ट नहीं करवाना पड़े। मान लीजिए अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, डायबिटीज टेस्ट करवाया है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहता है ना, तो कई बार डॉक्टर साहब बोलते हैं दोबारा करवा के ले आइए। तो जब ये डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, आपका एक हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड रहेगा, तो आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। कह सकते हैं देखिए डॉक्टर साहब मेरा ये टेस्ट का रिपोर्ट है, तो वो देख करके अपना आपको टेस्ट से निजात मिलेगी, उससे कम पैसा खर्च होगा आपका। ट्रेवल से निजात मिलेगी, उससे भी कम पैसा खर्च होगा। तो इस तरह की चीजों से हम लोग करके कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की कॉस्ट कम हो सके। उसी प्रकार से गांव के इलाके से भी लोग आराम से कंसल्ट कर सके, क्योंकि आज गांव के इलाके में भी कनेक्टिविटी है। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं, लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, लोग फिल्में देखते हैं टेलीविजन ये मोबाइल पर। गाँव में हिंदुस्तानी अकेला देश है जहाँ मोबाइल में हम लोग फिल्में देखते हैं, क्योंकि डेटा की कॉस्ट बहुत कम है। तो वैसी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करके प्रयास ये किया जा रहा है कि एक डिजिटल मिशन के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहुंचाया। जी सर, एक वक्त था जब वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, हालांकि अब ये खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हेल्थ आईडी के लिए अपनी जानकारी साझा करने को लेकर वो हिचकिचाहट दिख सकती है? देखिए, इसमें जो बेसिक व्यवस्था है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई जगह पे हम लोग एक जगह पे हेल्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। हेल्थ आईडी का उद्देश्य केवल यही है कि जहां आपकी सूचना रखी हुई है वहीं से उसको लिंक कर दें। तो रही बात साझा करने की, तो ऑब्वियसली साझा करने की जिम्मेवारी तो पेशेंट की रहेगी। जहां पेशेंट जिसके साथ साझा कर, अभी वर्तमान में भी तो आप आखिरकार अपना उलंदा हम लोग लेके जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, अपने सारे रिपोर्ट्स को साझा करते हैं कि नहीं करते? ऐसा नहीं, साझा नहीं करते हैं। अरे बिना दिखाए तो डॉक्टर आपको इलाज नहीं कर देगा। जी बिल्कुल। आपको साझा तो करना ही पड़ेगा कि आप, अच्छा आप कहेंगे मेरी बीमारी है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, तो सीक्रेट थोड़ी डॉक्टर के साथ तो मतलब दिखाना पड़ेगा ना उसको। तो वैसी स्थिति में ये जो चीज है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो आपके नियंत्रण में है, नंबर एक। नंबर दो, आपका रिकॉर्ड वहीं पर है जहां पे आपने टेस्ट करवाया था। अपोलो हॉस्पिटल में आपने अगर दिखाया था, अपोलो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है, वो कहीं नहीं गया है। केवल आप उसको जो है अपने फोन पर ला करके देख सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सिद्धांत इसका यही है कि जिसका डेटा है वही नियंत्रक है, वही उसको कंट्रोल करेगा, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस प्रकार की सुविधा देने से लोगों की ये हिचकिचाहट भी खत्म हो जाएगी। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और हम लोगों की बातचीत हुई, बड़ी सार्थक बातचीत रही, आपके प्रश्न भी बड़े सारगर्भित प्रश्न थे, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा अनुभव रहा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।